क्या हाल चाल बच्चों? तो कैसे आप लोग, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि सारे नन्हे मुन्ने, यानी कि इतने भी छोटे नहीं है, पर हालांकि हैं तो हमसे उम्र में छोटे, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है भाई साहब की अच्छे से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स तो आने वाले ही हैं। साथ साथ लाइफ में कभी भी पढ़ाई और लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बच्चों, उसका रिलेशन केवल आज, मतलब इस साल में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उससे नहीं है। अगर कोई भी बच्चा आगे चल के आईएएस बनने की सोच रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने की सोच रहा है, तो उसके लिए यह चैप्टर बहुत बेसिक होने वाला है और उसके लिए वास्तव में ही नींव बनाने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों इस चैप्टर को। आपका यह चैप्टर बहुत लेंदी है, यह मैं जानता हूं, थोड़ा लंबा है, इसमें सारा बेसिकली प्रोसेस समझाया हुआ है। अगर मैं बिल्कुल इस चैप्टर के बीच में चला जाऊं, यानी कि एक मान लो कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना हो, यानी कि इसकी चीजों को, तो उसके लिए आपको आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी, यानी कि आपके आगे 10th और उसके बाद 11th 12th, और जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो इस चैप्टर का बेस मान के आपको बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। बट हम उन चीजों को यहां नहीं ला सकते हैं। रीजन ये है कि वो चीजें यहां पर आने वाली नहीं है। तो हम ऐसी चीजों को क्यों करें जो आने वाली नहीं है? चीजों को सीखना अच्छी बात है, पर समय से पहले सीख जाने से क्या होगा, उस चीज की वैल्यू आगे उतनी पता नहीं चलेगी। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास होने वाला है, और आप बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको आज तक ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो गारंटी है आज के बाद आपके कोई डाउट रहेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आपके इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप हेल्थ का पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे, सर्दियां जो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, उसका नाम क्या होने वाला है? उसका नाम होने वाला है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। अब ये किन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं? क्या ये किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, ये हमें समझना है। यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस का मतलब है वो सरकार और सरकारी आदमी और सरकार के कामकाज को लेकर है। तो देखते हैं बच्चों, अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसमें आपने देखा है आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहली हेडलाइन है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन या फिर मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। कैसे जो पॉलिसीज जो बनती है उनके डिसीजन लिए जाते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट ऑर्डर को आपको बताया गया है। इट इज जस्ट फॉर कि आप लोग चीजों को समझे कि कैसे पास होती है, कैसे कानून के जो नियम हैं वो बनकर आते हैं, कौन उन्हें पास करता है, उसके ऊपर कौन बैठा है और उसके भी ऊपर कौन बैठा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, जो कुछ मैं बना रहा हूं, उसमें केवल मेरा दिमाग लगता है। इसमें आपको पता है आपका टाइम टेबल शेड्यूल करने वाले लोग भी हैं, फिर आप तक बताने वाले, आपको अपलोड करने वाले लोग भी हैं। सो सिंगल पर्सन डिसीजन मेकर नहीं है, मल्टीपल लोग शामिल हैं। सेम ऐसे ही आपका एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, कब आया था बच्चों? 13 अगस्त 1990 को। अब 13 अगस्त 1990 को कुछ एक ऐसा सरकारी फरमान आता है जिसके बाद देश में लड़ाई, दंगे, प्रोटेस्ट और जो है ना आपसी भेदभाव सा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपस में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सो 13 अगस्त 90 को यानी 1990 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर पास किया। जब सरकारी ऑर्डर पास होते हैं तो उसे मेमोरेंडम कहते हैं। सो उसे पास किया, उसे कहा ऑफिस मेमोरेंडम। सरकारी आदेश आया है। उस आदेश, जब मैं कहता हूं कोई बच्चे की अटेंडेंस लगाती है मैडम, 1 के बाद 2 बोलती है, 2 के बाद 3 बोलती है, सीक्वेंस फॉलो करती है। तो ऐसे ही सरकार साल में ना जाने कितने मेमोरेंडम निकालती है और ऐसे उनकी लिस्ट बनती रहती है। ऐसे ही लिस्ट में ये नंबर है, ये आप अगर जाकर इसे गूगल पे या आप सरकारी दस्तावेजों में चेक करोगे तो आपको इस नंबर से ये सारा केस और ये सारा मामला निकल के सामने आ जाएगा। उसका नंबर ये है। इसकी तारीख जो है 13 अगस्त 1990 है, क्योंकि 1990 में पास हुआ है। इस मेमोरेंडम को भारत सरकार के ऑफिसर, जिनका पद है, जिनकी पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने साइन किया था। अब यहां पे कुछ सोचने वाली बात है, सर ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होते हैं? तो बच्चों ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, जो मैं आपको बनाना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप आगे चल के बनो। और ज्वाइंट सेक्रेटरी की वैल्यू बहुत होती है।
आपको यहां से अगर पैसों की चाह है वो भी पूरी होगी, अगर आपको पावर की चाह है वो भी पूरी होगी, और आपको लगता है ना स्टेटस जीना, एक जिंदगी बिंदास, वो भी यहां पूरी होगी। इसीलिए कहता हूं ढंग से पढ़ो, क्या पता कल को ज्वाइंट सेक्रेटरी और डीएम बन जाओ। सो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने पास किया था, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, और जो किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। डीओपीटी की बहुत अच्छी बात है, जब आप बड़े हो जाओगे तो और समझाऊंगा, पर फिलहाल ये समझ लो किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों की जगह खाली है, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलनी चाहिए, और किस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम करा के उनको फिल करना चाहिए, वो ये डिपार्टमेंट तय करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बताया नहीं होगा किसी ने, पर आप सुन लो। ठीक है, सो चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। मैंने आपको बताया ना कि भारत सरकार जो है अलग अलग मुद्दों पे हमेशा लगातार मेमोरेंडम्स इशू करती रही है। सरकार का काम है आदेश देना, सरकार देती रहेगी, अब हवा में थोड़ी देगी कि आईएएस ऑफिसर ये करो, ए डीएम ये करो, ऐसे थोड़ी है। लिखित में, हर चीज लिखित में होनी चाहिए। आप जब भी कोई काम करें रिटर्न में आएगा तो ज्यादा बढ़िया है, कल को अगर गलती हुई तो प्रूफ होगा कि देखो भाई साहब आपने कहा था। सो जो ये ओएम नंबर आप देख रहे हो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट? इस ये इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि इट बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। सो जो मेमोरेंडम था आपका 36/012, ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक कंट्रोवर्सी का सोर्स बना था। क्यों बना था? बिकॉज इसके अंदर 27% जो सिविल गवर्नमेंट जॉब्स थी, यानी कि आईएएस ऑफिसर वाली, सिविल सर्वेंट्स वाली जॉब, सिविल सर्वेंट्स बोले तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये जो बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट सर्विस थी सिविल सर्वेंट्स की, इनके अंदर 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई साहब एसटी एससी को थी पहले ये रिजर्वेशन, अब जो मिल रहा है वो मिल रहा है सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड पोजीशन पे। मतलब जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो लोग आर्थिक, जिनके पास पैसा कम है, जिनकी तनख्वाह, जैसे सरकार बोल दे कि 10 लाख से नीचे वाले सब गरीब हैं, सो आप 9,99,000 भी कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं, 10 लाख तो नहीं है। सो अब जो है इनको कोटा दिया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, वेयर इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज, यानी कि अब ये लोग भी आईएएस में आ सकते हैं। सो क्या होता है, अर्लियर दिस बेनिफिट वाज अवेलेबल टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ओनली। एसटी और एससी को था, उन्हें पिछड़ा मानते थे, उन्हें डिप्रेस्ड क्लास मानते थे, बट नाउ अब क्या हो रहा है, एक और थर्ड कैटेगरी निकल के आ गई, और वो थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? एसईबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, सो इस क्लास को इंट्रोडक्शन हुआ। सो ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस आर एलिजिबल फॉर दिस 27% रिजर्वेशन। जो लोग पैसे से कमजोर हैं, जो लोग सोसाइटी में कमजोर हैं, अब वही लोग इस 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। दैट मींस एसटी एससी तो है ही है 100 में से 27 इनका हो गया, और जो बच गया वो जनरल का। समझ में आ गया बच्चों? चलो अच्छी बात है। अब एक चीज है आपके सामने, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, आखिर फैसला किसने लिया। चलो मैं आपकी बात पे आता हूं। उसी ऑफिस मेमोरेंडम पे साइन तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किए थे, सही है, साइन ज्वाइंट सेक्रेटरी ने किए थे, तो इसका मतलब क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फैसला लिया होगा? नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऊपर उस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा होगा, उस मंत्री के ऊपर भी कुछ नेता या बड़े नेता या फिर हमारे खुद के प्रधानमंत्री यानी कि पार्लियामेंट भी रहा होगा। सो डिसीजन कैसे हुआ? व्हाट डू यू थिंक, डिसीजन मेकर कौन है? हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम? किसने इशू किया होगा बच्चों मेमोरेंडम? सो किसने किया? आ जाओ। ऑफिसर इसने किया था, इसने इशू किया था, इसने साइन किए थे। इसके ऊपर है इसका मिनिस्टर, और मिनिस्टर के ऊपर है अदर फंक्शनरीज, प्रधानमंत्री या अदर कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने इस मिनिस्टर को बोला, मिनिस्टर ने ऑफिसर को बोला, ऑफिसर ने साइन करके थमा दिया। कैसा मजा आया बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातचीत नहीं बच्चों, अब सीरियस टॉपिक की बात आ गई है। बहुत हंसी मजाक हो गया, अभी ये करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो डिसीजन मेकर की बात करें तो भाई साहब अगर हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएं तो राष्ट्रपति भी इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फंक्शनरी तो ये भी है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सिविल सर्वेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो आते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के ऊपर। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट।
अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, राज्यों का मुखिया कौन है भैया? प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फर्क है, सरकार का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसकी जो सरकार है, उसके जो मंत्री परिषद है, उसके जो सांसद हैं, उन्हें हमने चुना है। सांसदों को हमने चुना है। सांसदों ने प्रेसिडेंट को आगे किया, भाई साहब इनमें से प्रधानमंत्री चुन लो, प्रधानमंत्री उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। सबसे बड़ा पोस्ट है हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट, याद रखना, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। अगर कोई वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट चुनाव वाली, उसमें भी राष्ट्रपति का नाम आगे होता है, सबसे ऊपर नंबर 1। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कहते हैं प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया यह है। एंड इट एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर्स। जो भी सरकार के नियम कायदे कानून बनाने के होते हैं, लागू करने की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो प्राइम मिनिस्टर टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। अमित शाह बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, सब बैठे हैं, अनुराग ठाकुर, सब मंत्री बैठे हैं, पर जो अंतिम डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट लाइज विद प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री के पास है। क्योंकि कौन है ये? प्रधानमंत्री, मंत्रियों के प्रधान यानी मुखिया। सो प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी एक मेजर फंक्शनरी है कि नहीं है? प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और पार्लियामेंट तो है ही है। हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप देखोगे, अगर लीड में देखो, जब इंसान चुनाव लड़ता है तो विधायक सांसद बनना चाहता है, राइट? सांसद के आगे वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। यही मेजर फंक्शनरी है। अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी हाउसेज या पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये दो अलग चीजें। इफ पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी हाउसेज, कितने हो सकते हैं भैया? कितने हो सकते हैं? 2। पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज। 2 हाउसेज मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सर ये क्या कर रहा है यहां पे? सो भाई साहब ये है एक इंटीग्रल पार्ट। व्हाई आई एम सेइंग कि ये इंटीग्रल पार्ट है बच्चों। इंटीग्रल का मतलब समझते हो? एक ऐसा पार्ट जिसे आप अलग नहीं कर सकते, ये पार्ट रहेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। आप चाहो तो शेड्यूल को ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मैं यही कहूंगा कि आप यही सीक्वेंस याद रखें, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। चलो प्रेसिडेंट को थोड़ा बाहर रखते हैं, अब ये प्रक्रिया समझते हैं। राज्यसभा क्या है? ये है बच्चों आपका अपर हाउस, और ये है आपका लोअर हाउस। हम क्यों इसे लोअर हाउस कह रहे हैं? क्योंकि जब आप सांसद बनते हो शुरुआत में, तो आप लोकसभा के लिए एलिजिबल होते हो। 25 साल की उम्र चाहिए होती है लोकसभा का एमपी बनने के लिए, और राज्यसभा का बनने के लिए 30। आप चाहो तो 30 पर डायरेक्ट नॉमिनेट हो सकते हो, नो डाउट। बट सीक्वेंस ऐसे है कि सबसे पहले लोकसभा आती है, फिर आप थोड़े बूढ़े बड़े हो जाओगे, फिर आपको अपॉइंट करके राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ताकि आपका जो टैलेंट, जो आपने इलेक्शनों में कमाया, जो आपकी वैल्यू थी, वो खो ना जाए। तो सरकार चाहती है आप राज्यसभा में बैठो और फिर जाके लुढ़क जाओ। सो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का क्या रूल है? जब भी कोई कानून बनने के लिए, मान लो लॉ बनाना है, उसके लिए बिल पहले यहां पास होगा, फिर ये इनको देंगे। अगर इन दोनों ने एग्री किया तो ये राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिए तो दैट मींस कि वो बिल बिकम्स लॉ, वो बिल कानून बन जाएगा। यानी एक सफेद पेपर जिसकी कोई औकात नहीं थी यहां तक इससे पहले, बट अब हो जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक ये आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, बट अब समझ लो। सो प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ all these people involved in this decision regarding the office of memorandum. So प्राइम मिनिस्टर जो फाइनल डिसीजन मेकर है, उनको इनकी भी सपोर्ट चाहिए, इनकी भी सपोर्ट चाहिए, और इनकी भी सपोर्ट चाहिए। तो आपको मेजर फंक्शनरीज क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते बच्चों, द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। क्यों है भैया? लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से आपका प्रेसिडेंट, लॉन्ग चेन हुई ना। सो The government of India appointed second backward class commission. बच्चों very important. Who appointed the second backward class commission? The government of India. And who was the leader या फिर main person of this second backward commission? मंडल कमीशन जिसे कहते हैं, बीपी मंडल। 1979 में सेकेंड बैकवर्ड कमीशन का जो है गठन किया जाता है, फॉर्मेशन की जाती है, और जिसके मुखिया थे बीपी मंडल। इसीलिए
सेकंड बैकवर्ड कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बच्चों, क्या जानते हैं, मंडल कमीशन. एंड हु वाज द हेड या लीडर ऑफ दिस कमीशन? बीपी मंडल. थर्ड क्वेश्चन, द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन was formed in which year? 1979. So do not forget this year also बच्चों, and that's why this commission is called मंडल कमीशन. आई होप क्लियर है बच्चों. बिना बातचीत के, बिना देरी के ऐसे पढ़ते रहो, लगातार फर्राटेदार पढ़ते रहो. अरे एनर्जी दिखेगी आपकी लगन से, आपको इधर उधर देखना ही नहीं है, सीधा क्या करना है, पढ़ाई की बात, सीधी बात, नो बकवास. सो ऐसे में जरूर, जब आपके पास चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो ना, फिर इधर उधर का मन नहीं करता. देखो दोस्ती यारी में सबसे बड़ा समय बेकार होता है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बहुत क्लोज दोस्त है ना, उसे मेरे पास लेके आना, मैं आपकी दोस्ती तोड़वा दूंगा. यकीन मानो, ऐसे कामों में माहिर हूं मैं. कैसे तोड़वाऊंगा? अरे सिंपल सा समझाऊंगा कि भाई साहब ये लो, 1 लाख रुपए तुमको दूंगा, दे दोगे अपने दोस्त को? नहीं दोगे. चलो मान लो दिल दरिया, दे भी दिया. अब 10 लाख दूंगा, अब इस दोस्त को दोगे? चलो सर 50-50 कर ले, बहुत दरिया. अब 1 करोड़ मिलेगा, अब दोगे? नहीं दोगे. तो देखो कैसा दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारा होकर तुम्हारे को पैसा नहीं दे रहा. भाई साहब जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, आप उसको अपनी तनख्वाह नहीं दोगे. जिस दिन अच्छी शादी होगी ना, उस दिन अपना दहेज का जो पैसा लूट कर लेके आने वाले हो ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग लालची बनने वाले हो. जो लोग नहीं बनने वाले कमेंट सेक्शन बताओ कि सर हम कभी डाउरी नहीं लेंगे, कसम खानी है ये, और बहुत अच्छी चीज है. फिर मैं मानूंगा एक अच्छे दोस्त ने अपनी शादी में बुलाया. वरना लोग होते ना, शादी वाले दिन जो पैसा मिलता है उसको बेच बेच के खा रहे होते, पार्टी कर रहे होते. ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत गंदे लोग होते वो. परिवार दुखी. तो इसलिए परिवार कब सुखी होगा? जब आप अच्छी पढ़ाई कर लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, आईएएस बन गए, तो भाई साहब मजे ही मजे हैं. मैं कह रहा हूं बहुत मजे आने वाले हैं. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. दिस कमीशन वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया. बीपी मंडल कमीशन को, बीपी मंडल साहब को बोला गया कि आपको कुछ बताना है. क्या बताना है? आप बताओ भाई साहब कि सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है इंडिया में, उसके लिए कैसे उसको ऊपर उठाया जाए, इनको क्या किया जाए जिससे कि ये लोगों का अपलिफ्टमेंट हो जाए, एडवांसमेंट हो जाए, यानी इनका भला हो जाए. सो भाई साहब ने ही बताया था कि रिजर्वेशन दे दो. सो फाइनली कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. 1979 में बनता है, 1980 अगले साल ही रिपोर्ट दे दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, और बहुत सारी रिकमेंडेशन दे डाली. ये होना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा, सब रिकमेंडेशन दे दी. तो इस कमीशन के बाद क्या हुआ? जैसे कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स में इनका SEBC का रिजर्वेशन आप दे दो. देन दिस रिपोर्ट रिकमेंडेशन वॉज डिस्कस्ड. ये जो रिकमेंडेशन बीपी मंडल ने दी, उन्होंने आगे पकड़ाई, और वो रिपोर्ट जो सजेशन थे, सुझाव थे, दे वर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. उन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया. एंड इन लोकसभा इलेक्शन जो 1989 में, जब मैं जन्मा, तब इसमें सरकार ने इसके ऊपर चर्चा की, विचार विमर्श किया, और चुनाव में जनता दल ने वादा किया, जेडी ने वादा किया, अगर हम जीते तो हम सबको, ये जो लोग बैकवर्ड हैं उनको 27% रिजर्वेशन देंगे. और वो जीते. वीपी सिंह की सरकार बनी, वो जीते. सो जनता दल ने प्रॉमिस किया कि हम आपको देंगे, और अल्टीमेटली क्या हुआ? इट्स लीडर वीपी सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर. जनता दल के मुखिया वीपी सिंह अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. अब आने की बारी थी सेवरल चेंजेस की. सो प्रेसिडेंट ने इच्छा जाहिर की कि वीपी सिंह ने जो वादा किया था, अब उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया है. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए बोला कि भाई ये जो सरकार है क्या चाहती है. ये जो सरकार क्या चाहती है बच्चों? ये चाहती है कि उनकी रिकमेंडेशंस को, बीपी मंडल की रिकमेंडेशंस को अब अप्लाई किया जाना चाहिए. ठीक है. सो 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट जो एक फॉर्मल डिसीजन लेती है, किस लिए? कि टू रिकमेंड द कमीशन रिकमेंडेशंस और द सजेशंस. अब सरकार अपने मूड में आ चुकी है कि भाई साहब हम ये रिकमेंडेशन अप्लाई करके रहेंगे. सो पीएम जो वीपी सिंह थे, उन्होंने इंफॉर्म किया पार्लियामेंट को. कैसे? एक स्टेटमेंट लिख के कि मैं एक डिसीजन लेने जा रहा हूं साहब, आप तैयार हो जाइए. एंड व्हाट वाज द डिसीजन? डिसीजन वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. डिसीजन क्या था बच्चों? कि जो हमने रिकमेंडेशन थी उनको अप्लाई करने जा रहे हैं. और इस बात की इंफॉर्मेशन वीपी सिंह ने किसको दी? डीओपीटी को.
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कि भाई साहब मैं ये करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं कि एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपना कमीशन जो है, जो रिजर्व रिकमेंडेशन उनको बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मंत्री होने, प्रधानमंत्री तो है ही है, तो मुखिया जो थे उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री ने अफसर को आदेश दिया और अफसर ने एक ड्राफ्ट किया कमीशन, मतलब एक ऑर्डर, एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल एंड साइंड बाय ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो हुआ था भी मेमोरेंडम में, प्रधानमंत्री ने मंत्री को बोला, मंत्री ने अफसर को बोला, अफसर ने ड्राफ्ट किया और मंत्री ने मंत्री से अप्रूव करवा के अपने साइन किए, और वो ऑफिसर किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लग गया ठप्पा और अब होगा बजब्बा। तो यानी कि अब सब हो गया। सो 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर ये पास हो गया। ओएम नंबर 36/012 जो है ये वही है जिसमें आपको किसकी बात की गई है? 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट है यहां तक? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन बताओ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है पर इजी कर देंगे आज। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शंस क्या हुए जब ये रिकमेंडेशन अप्लाई कर ली सरकार ने, ड्राफ्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, अप्लाई हो गया, तो रिएक्शन आने लगे। कई महीनों तक तो भाई साहब ये मुद्दा ही बना रहा, न्यूज में, मीडिया में, ये क्या कर रही है सरकार, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइए। लोगों के मुंह में माइक ठूसे जा रहे थे, क्या सोचते हैं? मेरे जैसा होता तो उस माइक घुमा के उसके खोपड़े मारते, क्या सोचते हैं जिंदा रहने देगा? फेफड़ों में तो हमारे माइक डाल दे। सो न्यूज़पेपर मैगजीन में यह मुद्दा चलता रहा और इस मुद्दे के कारण, इसी आग बबूले के कारण जो है तरह तरह के प्रोटेस्ट हुए, सब तरह पे जो है लोगों में जगह जगह आगजनी भड़काव होने लगा। कुछ लोगों को यह बात पसंद थी, कुछ लोगों को यह बात नहीं पसंद थी, इसीलिए दंगे होने शुरू हुए। कुछ लोग चाहते थे कि यह अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यह अच्छी बात है, बट वहीं दूसरे लोग चाहते थे कि यह बंटवारा हो रहा है। बैकवर्ड कमीशन को आगे लाके जनरल के बीच में बैकवर्ड और ST SC को डालने से अब बंटवारे हो रहे हैं। सो इसलिए फाइनली लोगों ने जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट करने शुरू करे। अब प्रोटेस्ट दो लोगों में हो रहे हैं, एक वो जो इस कमीशन की रिपोर्ट को, इस सजेशन को, इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक वो जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। समझ गए? सो रिजल्ट क्या हुआ? सम पर्सन एंड एसोसिएशन फाइल्ड ए नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। और फाइनली वो दिन आ गया कि जब लोगों ने फैसला लिया कि हम कोर्ट में अपील डालेंगे। अबे कोर्ट कहां से आया सर? सो कोर्ट बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, या कोई इंसान ही आपको परेशान करे तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेंट अपील कर सकते हो। मान लो कोई आपको बोलने नहीं दे रहा, तो आप बोलो कोर्ट में जाके कि मेरे फंडामेंटल राइट छीन रहा है, आपको कहीं जाने से कोई रोकता है, आप कोर्ट में अर्जी लगाओ। समझ रहे हो? तो कोर्ट पहुंच गए। सो दे अप्रोच टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्या चाहते थे वो? ये जो लॉ ऑर्डर पास किया है इसे मना किया जाए और इसको इनवैलिड घोषित किया जाए कि ये गलत है। बट कोर्ट समझदार है, कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता। याद रखना, हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो कोर्ट्स है, वो इंडिपेंडेंट है। वो ना प्रेसिडेंट के कहने पे काम करते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं, ना हमारे कहने पे काम करते हैं। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जो उनको सही लगता है, जो उनको प्रूफ दिखते हैं। सो इस केस का नाम पड़ गया भाई साहब इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा साहने मतलब ये वो लीड कर रहे थे एडवोकेट, और उनके साथ और लोग थे, और केस था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। वर्सेस मतलब खिलाफ। इसकी सुनवाई 11 जजेस ने की सुप्रीम कोर्ट के। उन सब ने सबकी दलीलें सुनी, दोनों साइड की सुनी, जो विरोध करने वाले थे उनकी भी सुनी, और जो सपोर्ट कर रहे थे उनकी भी सुनी। और दोनों की बात सुन के, दोनों की दलीलें सुन के 1992 में कोर्ट आता है अपने ऑर्डर को सुनाने, एंड इट डिक्लेयर्ड इट इज वैलिड। सही है, चल निकल है, बड़ा हर चीज पे बवाल कर रहे हो, हमें नहीं लगता ये गलत है। कोर्ट ने साफ फटकार लगा दी कि कुछ गलत नहीं है, सब सही है। सो एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट, तो सब सही लगा दी, इसका मतलब सर सब सॉल्व, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोर्ट को थोड़ा सा कई बार एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ता है। प्रूफ के अलावा मैं ये मानता हूं कि हमारा कोर्ट इतना अच्छा है, इतने अच्छे जजेस हैं हमारे, सैल्यूट है हमारे सारे जजेस को जितने भी हैं। मुझे ऐसा लगता है जब वो मानवता के, ह्यूमैनिटी को भी इन्वॉल्व करके देखते हैं ना केसेस फाइल में, मजा आता है यार सुनने में।
देखो, गरीबों की सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है, यकीन मानो। अगर कोर्ट उनकी तरफ थोड़ा सा पक्ष दे देना, मुझे लगता है इससे बड़ा डिसीजन कोर्ट का अच्छा हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे बहुत सारे जजेस की जजमेंट देखी जिनमें वो मतलब एज ए अब क्लाइंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि आपके सामने एक सुनवाई करने वाला है, आपको एक फैसला लेना है। कई बार ऐसे जजेस हैं एजेड, जो सामने कोई बच्चा खड़ा है, औरत खड़ी, तो उसको ऐसा ट्रीट करते हैं उसके परिवार का हिस्सा है, उसके फैमिली के लोग हैं, वो समझाते हैं प्यार से। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमारे इंडियन जुडिशरी में। विदेश की तरह नहीं है कि सीधा फैक्ट्स पे बात करते हैं उसके बाद इन एंड आउट। सो कोर्ट का ऑर्डर आता है और कोर्ट क्या कहता है उनसे, लोगों, सरकार से, लोगों मतलब जो सरकार के लोग थे, कि भाई साहब जो आपका ओरिजिनल ऑर्डर है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, क्यों देश में शांति फैलानी, थोड़ा बदल लोगे, ये भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ हमने, कोर्ट ने भी हमारी थोड़ी बहुत मान ली। हालांकि कोर्ट उसको वैलिड घोषित कर चुका है, बट एट द सेम टाइम ही आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। अब कोर्ट के आदेश को आप मना नहीं कर सकते, तो मॉडिफाई हुआ। सो कोर्ट सेड द वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट्स। कोर्ट ने बोला कि जो लोग एबल हैं उनको क्यों इंक्लूड कर रहे हो भाई? बैकवर्ड क्लास में अगर सबके पास 1-1 लाख रुपया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उनमें से कुछ लोगों के पास 1 करोड़ रुपया है और आप कह रहे हो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो कैसे मानेंगे? सो इसीलिए कोर्ट ने उसको ऑल्टर करने का, यानी चेंज करने का दिया, और फाइनली ऑर्डर मॉडिफाइड हुआ। 8 सितंबर 1993 को फिर से एक मेमोरेंडम जारी हुआ और ये लड़ाई, ये जंग खत्म। मेरी तरफ से टॉपिक खत्म, मतलब ये पूरा बुक नहीं खत्म हुई, सिर्फ एक टॉपिक खत्म हो गया आपका। आई होप यहां तक आप लोगों को सब चीज समझ में आई है। नहीं समझ में आई है तो बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया है, दोबारा इसको देख लीजिए, उम्मीद है फिर समझ जाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन ये है, आपकी हेडिंग भी है कि क्या नीड है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। तो क्या नीड है, आते हैं। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। जब हम किसी सरकार को, किसी देश को चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। कैसी एक्टिविटीज होती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है सभी लोगों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। आप देश चला रहे हो, आपके नागरिक इधर उधर मर रहे हैं, गिर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपन कुछ नहीं करेगा तो भाई साहब लड़ाई होंगी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश में शांति बनाए रखें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे लोगों के लिए, हेल्थ की, मेडिकल की, एजुकेशन की, सैनिटेशन की, रोड सब, और कलेक्ट करे टैक्सेस, और उसका पैसा सरकार के यानी कि ऑफिसर्स पर, रोड पर, ब्रिजेस पर, पुलिस पर, डिफेंस पर खर्च करे। आप अपना पैसा कमा के आ जाओगे, टैक्स दोगे नहीं तो आप तो अपने घर में बैठ गए, तो पुलिस आपकी सिक्योरिटी क्यों करेगी भाई साहब? आपके घर में या आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड अगर किसी के है तो उसका पैसा कौन देता है? सोचो, आप लोगों की मेंटेनेंस से जाता है, तो आप ही का पैसा आप ही की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। सो टैक्स दीजिए, और जिनके पापा नहीं देते हैं उनको बोलिए पप्पा ज्यादा चालू नहीं, सरकार का पैसा दो। सो इट फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम, कभी हेल्थ स्कीम, कभी वेल्थ स्कीम, कभी क्रेडिट स्कीम, कभी खेत के किसान के लिए स्कीम, कभी आपकी एजुकेशन के लिए स्कीम, कभी विधवाओं के पेंशन की स्कीम, कभी आर्मी ऑफिसर की स्कीम। कैसे चलाएगी सरकार? ये सब सरकारी तो चलाती है, और ये सभी चल रहा है जब आप सरकारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, सरकार एक कंट्री को चला रही है, तो ये सब करना पड़ता है। सो सम पर्संस हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज। अब ये सब हो रहा है, कोई तो फैसला लेगा ना, कोई तो होगा जो उन पे बातचीत करेगा, फैसले लेगा। सो सम हैव टू इंप्लीमेंट दिस डिसीजन। सो ये जो आप पीछे एक्टिविटी देख के आए, वेलफेयर स्कीम, हेल्थ स्कीम, मेडिकल स्कीम, रोड कलेक्ट करना, टैक्सेस को, कोई इनको चलाएगा, और जब एक चलाएगा तो एक को कोई ना कोई ऐसा होगा जो एग्री नहीं करेगा, अरे नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट ऑफ माई टाइप, है ना? आसमान से उतरे हैं तो यू आर नॉट ऑफ माई टाइप, यू आर नॉट ए माई कप ऑफ टी, ऐसा बोलते हैं। सही है भाई साहब, चाय पियो मत पियो, कप तो हो ही नहीं तुम उनके लायक। सो अगर किसी को इशू है, सो इफ डिस्प्यूट अराइजेस, अगर प्रॉब्लम आई, सो देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आपने बोला पापा ये करना है, आपका भाई बोला नहीं ये नहीं करना है, सो देयर शुड बी समवन, वहां पे कोई ना कोई होना चाहिए जो समझाए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट।
क्योंकि आप अपने पढ़ोगे और भाई एक बात पढ़ेगा, तो भैया डिसीजन कौन लेगा बताइए जरा भक्तों। सो देयर शुड बी समवन, मतलब जुडिशरी को आना पड़ेगा। अब तो वो देखते हैं, अभी तो फिलहाल ये बस बता रहे हैं। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सो इन सब कामों के लिए मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसे इंडिया की है, कुछ सॉल्यूशन बनाए गए हैं, और उन अरेंजमेंट जो है उनको कहते हैं हम इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थाएं जो व्यवस्थाओं को बनाएंगी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरे अरेंजमेंट्स बनाएंगे। सो अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। मैं अच्छा हूं जब तक आपको समझ में आ रहा है। जब मैं किसी को काम का ही नहीं रहूंगा तो मैं उस दिन बुरा हो जाऊंगा। तो जब तक इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम कर रहे हैं, दे आर गुड, और जब वो काम नहीं करेंगे सो वो बुरे हैं, खत्म। सो द प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, इंस्टीट्यूशन, एक प्राइम मिनिस्टर भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो भी भाई एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, उनको भी डिसीजन मेकर बोला जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, यानी कि उनके मंत्री परिषद, जो मंत्री आपने देखे हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन है दैट टेक्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सरकार की जो भी स्कीम, जो भी पॉलिसीज हेल्थ की, वेल्थ की, रोड की, सड़क की बन रही हैं, उन सब डिसीजंस में प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सिविल सर्वेंट्स, एक और इंस्टीट्यूशन चलाने वाले। ये वो लोग हैं जो मंत्रियों को मदद करते हैं। क्यों करते हैं सर मदद? मंत्री पढ़े लिखे नहीं है क्या? सच बात तो है, हर मंत्री बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, हर मंत्री बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, और हर मंत्री को जिस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया जाता है उसको जरूरी नहीं है उस डिपार्टमेंट की नॉलेज हो। कल को मुझे अगर एजुकेशन के अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दी जाए, सपोज मैं बोल नहीं रहा हूं कहीं बहस करने लग जाओ कि सर मंत्री कैसे बन सकते हैं, मंत्री हम बनेंगे। अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, पर गुरुजी से आगे थोड़ी जाओगे ऐसे इतनी जल्दी, पहले हम भी तो हैं लाइन में। सो मान लो कि कल को मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाए, तो और मुझे एग्रीकल्चर के बारे में ये नहीं आए, तो मेरी मदद कौन करेगा? सिविल सर्वेंट्स। कौन करेंगे? सिविल सर्वेंट्स। एक इंस्टीट्यूशन होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि भाई साहब एक कानून बनाने वाले हैं जो कानून बना के पास करके दे देंगे कि हाँ जाओ ये बना दिया, दूसरे वो लोग हैं जो उसको लागू करवाएंगे या उनकी मदद करेंगे बनवाने में। सो थर्ड पर्सन तो फिर जुडिशरी आएगा, जो अगर कल को कोई भी मुद्दा उठा तो सेटलमेंट भी तो करवाना है। सिविल सर्वेंट का क्या रोल है? असिस्ट करने में, किसको? मिनिस्टर्स को, उनके डिसीजन बनवाने में। अब मिनिस्टर को नहीं पता तो टेक्निकल जानकारी कौन देगा? सिविल सर्वेंट देंगे। इसीलिए ये लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहलाते हैं। सिविल सर्वेंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या कहलाते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्यों कहलाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव? अरे मंत्री तो आज है कल नहीं रहेगा, सरकार है आज की जगह कल गिर गई तो आईएएस ऑफिसर थोड़ी जा रहा है पेपर दे के आया हूं बाबूजी, ऐसे नहीं जाऊंगा बिल्कुल, पहले पूरे 60 साल पूरे करूंगा, तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी कसम है, अपन नहीं जाएगा कहीं भी। तो भारत माता की कसम ली है उन्होंने, 60 साल तक नौकरी करेंगे। सो आप बदलो, मैं यही हूं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कई बार यूट्यूब पे शॉर्ट्स में मेजर गौरव चौधरी को देखा होगा, जो प्रेसिडेंट असेंट में मेन सिक्योरिटी के पीछे आपने देखा होगा एक इंसान को खड़े होते हुए, मेजर साहब हैं वो हमारे। तो जो हमारे लास्ट प्रेसिडेंट थे, क्या नाम है कमेंट सेक्शन बताओ? रामनाथ कोविंद जी, उनकी सिक्योरिटी में थे। अब अभी भी मेजर गौरव चौधरी जो ऑफिसर है, पर जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो सरकारी ऑफिसर अपना पूरा टर्म पूरा करता है, इसीलिए हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और टेम्पररी जो होता है वो तो फिर आपको पता ही है भाई साहब, मंत्री हैं, पर हालांकि उन्हें टेम्पररी नहीं कह के हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये मतलब मिनिस्टर्स और ये मतलब सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया भाई साहब पार्लियामेंट। हर एक की इच्छा है दिल से कि यहां मैं जाऊं, मेरी भी इच्छा है एक दिन मैं यहां जरूर जाऊं एज अ मंत्री बन के, घूमने फिरने नहीं, घूमने को मैं अपने को शौक नहीं जाना। सो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? क्यों जरूरत है? पार्लियामेंट इज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु एक्सरसाइजेस सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ मी मतलब पीपल। पार्लियामेंट एक ऐसे लोगों की असेंबली टीम है जहां पर वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम चुनते हैं और हमारे बिहाफ पे वो डिसीजंस लेते हैं।
ठीक है। सो एट द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि आपको पता ही है, स्टेट में विधायक होते हैं, सेंट्रल में सांसद होते हैं। तो देयर इज डिफरेंस। स्टेट के पार्लियामेंट ही मान लो कि स्टेट में ही पार्लियामेंट, सपोज ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा बनाने के लिए, सपोज समझाने के लिए, ये मत कह देना कि सर स्टेट में पार्लियामेंट कैसे हो गया। सो ऐसी बातचीत नहीं करनी। मान लो पार्लियामेंट स्टेट में भी है, यूनियन में भी है। जो सेंटर का है यानी यूनियन का है, उसे आप कहते हो असलियत में पार्लियामेंट, और जो स्टेट का है उसे कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई साहब। जो पार्लियामेंट है उसमें एमपी होते हैं, जो असेंबली होती है उसमें एमएलएज होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके आगे लगा लो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या बन गया, एमएलए। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, यहीं पर बनता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर भी कहते हैं, विधायिका। ठीक है। सो पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनका क्या काम है, दे कैन मेक न्यू लॉज, नया कानून बना लो, पुराने को चेंज कर दो, पुराने की जगह नया बना दो। सो एबॉलिश कर दो, नए की जगह पुराना ला दो, पुराने की जगह नया ला दो, बदल दो, मोड़ दो, तोड़ दो, जो करना है कर दो, बिकॉज पार्लियामेंट है, अल्टीमेटली इन्होंने ही सब करना है। सो पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट लोगों के ऊपर बंदिश भी लगाता है। किन लोगों के ऊपर, जो वहां बैठते हैं, क्योंकि कब बैठे हुए, जब तक वो सांसद हैं, सिंपल। सांसद नहीं, गेट आउट। सो इन इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल्ली विद द पीपल। लोग जब तक चुनकर किसी को भेज रहे हैं, पार्लियामेंट उनको इज्जत दे रहा है। जिस दिन लोगों ने उन्हें चुनना बंद कर दिया, पार्लियामेंट चुन चुन के दूर भगाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब यहां पर डेमोक्रेसी जो है बड़ी मस्त है, यहां पर लोग, सरकार के जो लोग हैं, आराम से लोगों को बेवकूफ बना के मंत्री बन जाएंगे। 5 साल नजर नहीं आएंगे, 5 साल से पहले जब चुनाव आने वाले होंगे तब नजर आएंगे अपने घरों से बाहर, वोट मांगने हैं भैया। समझ आ गई बात। सो नेक्स्ट इज दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन, जो सरकार चलाते हैं वही फैसला लेते हैं, ये तो हमें पता है। एज लिविंग एज दे इंजॉय, सो कैसे है, जब तक वो बना रहे कब तक डिसीजन, एज लॉन्ग एज दे इंजॉय क्या, देयर मेंबरशिप, देयर सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब तक मैं मंत्री रहूंगा तब तक ही मेरी मौज है, जब तक मैं एमएलए रहूंगा तब तक ही मेरी मौज है। जिस दिन मेरा पद गया, मेरा पार्लियामेंट में क्या काम है। सो पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। संसद जो है वो मनी पर भी ध्यान रखता है जितना सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री अपने हिसाब से सारा पैसा उठाकर अपने घर ले जाएगा। दो बात समझ लो, एक तो वो मंत्री का अपना पैसा नहीं है, लोगों का दिया हुआ पैसा है जो लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च होगा। दूसरा ये कि उस पैसे पर क्या काम होगा, इस बात का सबको पता है। वेलफेयर में, डेवलपमेंट में इनमें खर्च होता है। सैलरी भी हालांकि जाती है उनसे, बट ये नहीं है कि किसी का पर्सनल पैसा नहीं है। सो पर्सनल पैसे नहीं है तो इसलिए सरकार उस पर नजर रखती है, यानी पार्लियामेंट उस पर नजर रखता है। दिस मींस मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट। जब पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों कहेंगे तभी उसमें से पैसा निकाला जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां पर सारा वो पैसा रखा जाता है, इनकम जो भी सरकार को हो रही है वो सब रखा जाता है, और एक एक पैसे का ना ऑडिट होता है, हिसाब होता है। ऐसे नहीं है कि 980 रुपए 1000 करने तो अपने 20 रुपए अपने जेब में रख लिए, ऐसे 20 करते करते करोड़ों का घपला हो जाता है। ठीक है। सो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। बहस देखिए पार्लियामेंट में किधर होती है, लोकसभा में होती है सर, राज्यसभा में होती है। हर देश में जो भी डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है ना, पार्लियामेंट पे आकर अपना गला साफ करते हैं। बैठिए 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 बैठिए। पीठासीन अधिकारी जो वहां पे बैठे होते हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर परेशान हो जाते हैं, बैठ जाओ, नहीं बैठूंगा तो बड़ी मुश्किल से नंबर आया है। फिर अल्टीमेटली होता है उनका माइक बंद कर दिए जाते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट बात पे, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज प्रेसिडेंट, अनदर वन इज राज्यसभा एंड थर्ड वन इज लोकसभा। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी हाउसेस, तो 2 हाउसेस, वन इज राज्यसभा, अदर इज लोकसभा। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको इंग्लिश में नाम देते हैं, और हाउसेस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को। यही नहीं, इसको अपर हाउस भी कहते हैं और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। छोटा सा है ना,
25 साल की एज पे यहां एंटर कर लो, 30 साल की एज पे यहां एंटर कर लो। सो क्वेश्चन है हमारे यहां से, जो कुछ हमने सीखा आप इसका आंसर आप कर पाओगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कमेंट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स राज्यसभा में कितने हैं और लोकसभा में कितने हैं। ठीक है, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, कौन इलेक्ट करता है इनको, भाई इनको तो हम करते हैं और इनको नॉमिनेट करके इनको करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ये तो 6 साल के लिए है और ये 5 साल के लिए है। मेंबर की बात करें तो वैसे ओरिजिनली 252 है, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन है और यहां 552 है, जो कि अभी कम हो रखे हैं, फिलहाल यहां भी कम हो रखे हैं, वाजपेयी सरकार ने इनको रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, पर वो उतना नहीं पढ़ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको पता चल गए। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और इट इज परमानेंट। यस, डिसॉल्व की अगर हम बात करें बच्चों, किस हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है, लोकसभा को। लोकसभा को 5 साल के भीतर यानी 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है यदि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। नो कॉन्फिडेंस मतलब विधायक इधर से उधर, सांसद इधर से उधर खिसक जाए, या फिर वो अपना जो है जो प्रस्ताव होता है विश्वास प्रस्ताव कि हाँ हम सरकार बनाएंगे, तब लोग इंटरेस्ट ही ना दिखाएं सांसद। और परमानेंट कौन सा है, राज्यसभा। तो क्या मतलब राज्यसभा में नहीं हटते, हटते हैं। 6 साल वैसे टर्म होता है, बट एवरी 2 years में यहां पर पीपल जो इलेक्ट होते रहते हैं जितने निकलते हैं। विच ऑफ द 2 हाउसेस इज मोर पावरफुल, ये अगर हम ऑर्डर बनाने के, लॉज बनाने के बिहाफ पे देखें, बिल पास करने के देखें, तो लोकसभा इज मोर पावरफुल। बट कुछ मैटर्स पे राज्यसभा होती है, बट हम जनरली लोकसभा को पावरफुल मान सकते हैं क्योंकि वैसे भी मेंबर्स वहां ज्यादा हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहां का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच हाउस इज कॉल्ड अपर चैम्बर, राज्यसभा। विच हाउस इज कॉल्ड लोअर चैम्बर, लोकसभा। आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। मुझे आप एग्जैक्ट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने हैं अभी प्रेजेंट में लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, सो नाउ राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, ऐसी हम कोई लड़ाई नहीं करा रहे हैं, डू नॉट वरी, बट मैं सिंपली समझा रहा हूं। अगर ऑर्डिनरी लॉ की बात है तो इसे दोनों हाउस पास करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें मनी बिल की, है ना, और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की, तो वो केस में लोकसभा हावी रहती है, नो डाउट। बट अगर हम ऑर्डिनरी लॉ की पास करें, मतलब नॉर्मल कोई कानून बनाना है, तो दोनों सदन उस पर जो है अपने अप्रूवल देना होता है। अगर इफ देयर इज डिफरेंस, अगर डिफरेंस आया दोनों घरों में, तो क्या होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी, दोनों को बुलाया जाएगा। नाउ ये कॉलिंग कौन देगा ज्वाइंट सिटिंग के लिए, वो देंगे भैया हमारे प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट बोलेंगे दोनों की मीटिंग कराओ, कैसे नहीं सुधर रहे हैं दोनों के दोनों। फिर प्रेसिडेंट का काम खत्म बुलावा देने के बाद, तो ज्वाइंट सिटिंग जब होगी तो बीच में कोई बैठेगा ना, वो वहां मारदाड़ होगी। तो ज्वाइंट सिटिंग के बीच में कौन बैठता है, स्पीकर। और स्पीकर किसका होता है, लोकसभा का। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो कौन आएगा, डेप्यूटी स्पीकर। कोई ना कोई तो चाहिए बचाव करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए। सो इस तरीके से होती है, बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ व्यू ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज लाइकली टू बी प्रिवेल। आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, लोकसभा के लोग आए हैं, राज्यसभा के लोग आए हैं, 250 दुगना 500 है रफली मैं बताऊं तो। उन लोगों की ज्यादा चांस रहते हैं बातचीत करवाने के, हाँ करने के उनके साइड के। नेक्स्ट इज लोकसभा हैज मोर पावर इन मनी मैटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया मनी बिल के मामले में लोकसभा की चलती है। तो सर क्या राज्यसभा की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तो है। घर के बूढ़े को हम दरकिरार नहीं करते हैं, हाँ हूं तो लेते हैं, ना करे। एक बात बताओ, जब आप घर से बाहर जाते हो, दादाजी हम जा रहे हैं, दादा ने बोला नहीं जाओ, तो क्या आप कौन सी सुन लिया, चुपके से निकल जाओगे। वो तो सिर्फ एक ऐसा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सो यहां पे भी ऐसा ही है कि जैसे ही लोकसभा उस बिल को पास करती है, किसको, मनी बिल को भेजा जाता है किसके पास, राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास भेजा जाता है, बट ध्यान रखें राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल डिले कर सकती है। वो भी कितना, 14 दिन। 14 दिन में हाँ कर या ना कर, मेरी तो हाँ है। सो अगर वो डिले करती भी है किट फॉर 14 डेज, और उस 14 डेज में या तो वो अपने सजेशन देगी या इसमें सुधार बताएगी। अब अच्छी बात मजे की सुनो, राज्यसभा ने बोला ये करना है, लिया है, नहीं अच्छा लगा लोकसभा में, कहता हटाओ। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा जो रिकमेंडेशंस देगी, जो सजेशन देगी, उसको मानना ना मानना भी लोकसभा के हाथ में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मनी मैटर के केस में लोकसभा की चलती है। ठीक है, सो इट इज अप टू लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट द चेंजेस और नॉट। समझ में आ गई बात, ठीक है। लोकसभा के ऊपर है उन चेंजेस को मानना या ना मानना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। भाई देखो,
ये चैप्टर, ऐसे चैप्टर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। सो इनमें ज्यादा हंसी मजाक की बातें होती नहीं है, बहुत सीरियस चीजें होती हैं, समझने वाली चीजें हैं, और इनका बेनिफिट आगे कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी बेस्ड बनाने में, एसएससी की पढ़ाई करने में उस टाइम मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना चाहिए, हंसी मजाक से काम नहीं चलता है, चीजों को समझना बारीकी से आना चाहिए। ये चैप्टर आपके यूपीएससी में, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एनसीईआरटी में यहां तो है ही है, सब काम आएगा। और यकीन मानो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत कुछ आराम आराम से ही हो रहा है। मतलब आराम आराम से इन द सेंस में, हो सकता है मेरी स्पीड आपको तेज लग रही हो, वो आदत से मजबूर है, अगर उतनी नहीं है मैं जान रहा हूं, स्लाइड बहुत है, चीजें बहुत हैं बताने के लिए। सो वो लगता है कि अगर तेज हो गए, अगर तेज होते हैं तो आप बोल दिया करो कि सर थोड़ा सा तेज हुए, स्लो हो जाएंगे स्लो। नाउ द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों भाई साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते ही लोकसभा से हैं, पहली बात तो प्रधानमंत्री कहां के, लोकसभा के। सो ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। जो लोग लोकसभा के हैं, चीज समझो इसमें थोड़ी सी, प्रधानमंत्री भी लोकसभा से, मंत्री भी लोकसभा से, वैल्यू भी लोकसभा की, समझ में आ गई बात, ठीक है। इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेन ऑल मिनिस्टर्स, अब क्या है, मान लो ये प्रधानमंत्री है और ये मंत्री है, ऐसे बहुत सारे, अब इनमें से कोई भी मंत्री अपना कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा क्या, कॉन्फिडेंस मतलब ये है, आप लोकसभा में खड़े होगे और आप बोलोगे कि मतलब अपना विश्वास प्रस्ताव लाओगे कि सरकार ऐसा करना चाहते हैं, कितने लोग इसमें सहमत है, किसने नहीं है। अब जब लोग टूट नहीं है, असहमत ही है, मतलब सहमत नहीं है, नो करने वाले हैं, सो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आया तो भी प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना रिस्की है। मतलब प्रस्ताव पारित करने के लिए, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सरकार में विश्वास होना चाहिए। कौन उसे प्रेजेंट करवा रहा है ये मैटर नहीं रखता, क्योंकि गिरनी है तो फिर गिरनी है। सो एक मंत्री करवाए उसकी सजा सबको मिलेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हुआ तो सब आउट, इसका मतलब प्रेसिडेंट टाटा बाय बाय। प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट कह रहा हूं सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनके मंत्री। अब मंत्री में लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग कौन, वो सांसद, वो जनता ने चुनकर भेजे। जब उनको विश्वास नहीं है तो आपको आउट होना पड़ेगा। मंत्री तो जाएगा सनम, हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी लेके डूबेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते बच्चों, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब मैंने अभी बताया आपको, एग्जीक्यूटिव हम पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे आ गए हैं, वही है जो हमने पढ़ा था। सो द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसने किया था, डिड नॉट टेक द डिसीजन। सो ही वॉज नॉट द ओनली पर्सन हु डिसाइडेड, क्या कि भाई साहब मुझे आज ये लॉ मेमोरेंडम पास ही कर देना है। सो देयर मींस ही वाज नॉट द ओनली एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी फॉर द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय और द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। वो अकेला नहीं था जिसने ये साइन करके सब आदेश पारित किए थे, सब आदेश यस किए। वहां पे कोई और भी था, मैंने आपको बताया ना, उस जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर उस डिपार्टमेंट का मंत्री। सो वी हैव ऑल्सो सीन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी देख लिया अभी तक क्या था। So in taking decision, if he could not have taken that, if he did not have the support from Lok Sabha, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर रहता और वो अगर ये डिसीजन नहीं ले पाता तो भाई साहब इसका मतलब उसको सपोर्ट ही नहीं है फिर लोकसभा से। प्रधानमंत्री काम क्यों कर पा रहा है? बिकॉज एज लॉन्ग एज ही इंजॉयड दी मेंबरशिप और मेजोरिटी इन दी लोकसभा, तभी तक वो कर पा रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री को लोकसभा में मेजोरिटी गई, फिर वो प्रधानमंत्री नहीं है। फिर चुनाव कराइए और फिर से दोबारा जो है अपने नए पद का, नए लोगों को लेके आइए। उम्मीद है क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सो ही वाज द ओनली एग्जीक्यूटिव द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट। वो अकेला ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो पार्लियामेंट की विशेस को, जो पार्लियामेंट की बातों को फाइनल करने वाला है, प्रधानमंत्री। सो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. हम जो रोजमर्रा के जो हमारे फैसले होते हैं, जो हमें नहीं दिख रहे, लोकसभा में डेली कुछ ना कुछ हो रहा होता है, डेली कोई ना कोई काम हो रहा होता है, तो वहां फंक्शनरीज तो होते हैं, फैसले ले रहे होते हैं। सो दीज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और जो फंक्शनरीज इन जो कानून बन रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसको जो आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इन फैसलों को जो फंक्शनरीज इनको एग्जीक्यूट कर रही हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेजिस्लेटिव जिन्होंने इस पर डिस्कशन करके बनाया था, विधायिका जो थी। एग्जीक्यूटिव जो अब एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हाई वी आर कॉलिंग देम एग्जीक्यूटिव। हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द
एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं। सो यहां पर दो तरह के एग्जीक्यूटिव हमने देखेंगे अभी, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। सो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल मतलब नेता, परमानेंट मतलब सिविल सर्वेंट जो कहीं जाने वाला नहीं है। मंत्री साहब जाएं बेशक, मंत्री साहब की सरकार गिरे उठे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, हम 60 साल पे ही रिटायर होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है बच्चों? इलेक्टेड बाय द पीपल, नेता को हम चुनते हैं। इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, 5 साल के लिए चुनते हैं। ऑल पॉलिटिकल लीडर्स टू टेक द डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। जो भी मंत्री नेता डिसीजन लेते हैं वो सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्यों? एग्जीक्यूटिव का मतलब है डिसीजन को लागू करने वाला। अब हर सांसद थोड़ी इसमें होता है, ये तो नेता होते हैं, चुने हुए लीडर्स। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, भाई साहब 60 साल की नौकरी है, सरकार के नुमाइंदे हैं। सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पेपर दे के आए हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। आज जो सरकार है वो रहे ना रहे, ये जो एग्जीक्यूटिव है वो रहने वाले हैं। सो दे वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे लाइक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। मंत्री साहब को नहीं पता है क्या करना है, कल को सरकार गिर जाए, अंगूठा छाप मंत्री आ जाए, बट उसका काम फिर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझाने वाला परमानेंट एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर है। पर आईएएस ऑफिसर अनपढ़ आ गया, वो मंत्री फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि मंत्री को बताएगा कौन? सो हमारे देश में ऐसा ही कुछ बना हुआ भाई साहब कि अंगूठा छाप के पीछे एक ऐसा अंगूठा है जो बहुत पढ़ा लिखा है और उस अंगूठे को सपोर्ट करता रहेगा। काश ऐसा होता कि जिस भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं वो उस डिपार्टमेंट की भरपूर नॉलेज रखते, तो और मजा आता, डिसीजंस और क्रिएटिव हो सकते थे, क्योंकि आईएएस की बुद्धि के साथ साथ अब उनकी बुद्धि भी यूज होती। बट हर जगह ऐसा नहीं है, क्या करें, इंडिया है। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड। सिविल सर्वेंट मोर एजुकेटेड क्यों होते? रीजन बच्चों, वो एग्जाम्स दे के आते हैं बच्चों। यूपीएससी का एग्जाम कोई हलवा नहीं है कि रातों रात बना और खा गए। ये घोर बड़ी प्रतिज्ञा है जिसके लिए कई वर्ष लग जाते हैं। आसानी से ये राज्य अभिषेक नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर नेता बनने के लिए आपको पता ही है। सो व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट? फिर सर अगर इतना पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी इतनी चलती है, बत्ती से लाल बत्ती से कहने के लिए सारी गाड़ियां रुकती हैं, पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं, फिर मंत्री कैसे पावरफुल हो गया? मंत्री को भी सैल्यूट करना चाहिए भाई साहब। इसलिए हो गया क्योंकि हमारे देश में जनता से ऊपर कुछ है ही नहीं। सिविल सर्वेंट्स की नौकरी जो है वो जनता पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने उनको नहीं सिलेक्ट किया, हमने उनका एग्जाम चेक नहीं किए, करते तो वो फिर जिंदगी में पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि हमने तो खुद ही फेल है। सो हमने नेताओं को, हमने सांसदों को चुना, वही नेता हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि भाई साहब इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। लोगों की इच्छा बड़ी है और लोगों ने नेता को चुना है। तो भाई साहब पढ़ा लिखा उसके आगे झुक रहा है, क्या करे? सो द मिनिस्टर इज इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने किसे चुना है? नेता को। तो चॉइस आपके बीच में, आईएएस बनिए या नेता बनिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इससे तो नेता बन जाते हैं। मैं नहीं झुकेगा भाई साहब, तुम नहीं झुकेगा, पर तुम ऐसा ठुकेगा 5 साल बाद तुम नहीं बचेगा, फिर तुम बचोगे नहीं। नेताजी पता है ना कैसी होती है, हाय हाय नेताजी, हाय हाय, अब नेताजी करते हैं फिर बाय बाय। सो इट्स बेटर कि आप आईएएस बनो, 60 साल तक नौकरी सिक्योर्ड है, बंगला तो तब भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सो नेक्स्ट अगर आए हम लोग ही शी यानी कि प्रेसिडेंट की बात कर, ही शी प्रेसिडेंट की बात कर ले। सो आंसरेबल टू पीपल, दैट इज व्हाई द मिनिस्टर्स टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। ही शी यहां पे प्राइम मिनिस्टर को मान के चलना, आप आगे जब पढ़ोगे प्रेसिडेंट को मान के चलना। जो भी मंत्री है ही शी यानी कि महिलाएं भी बन सकती हैं और पुरुष भी। सो वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मिनिस्टर टू बी एन एक्सपर्ट। यही खेल है सारा, जरूरी नहीं है मिनिस्टर पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा तो आईएएस को होना चाहिए। सो ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। क्यों? क्योंकि हमें सिविल सर्वेंट्स की इच्छा पर वो सलाह दे दे के काम कराएगा। आखिरी थंबा हमारा ही होगा। दुनिया समझेगी क्या कि मंत्री जी ने किया है, और सही भी है। क्यों सही है? मंत्री जी को हमने चुना है, तो आखिर साइन मंत्री जी करेंगे। कल को अगर गलत हुआ तो मंत्री जी को पकड़िएगा। आईएएस ऑफिसर क्या खेल है, वो तो मंत्री जी के इशारों पे काम कर रहे थे। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो आपके मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में जानकारी है। इसका बहुत बड़ा वर्जन, अच्छा वर्जन आप आगे जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे तब आप पढ़ोगे, बट बहरहाल जितना हमारी किताब में है वो ज्ञान प्राप्ति जरूरी है।
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सबसे ताकतवर पॉलिटिकल संस्थान है ये। क्यों भैया? यहीं से सब कुछ चल रहा है। मोदी जी की एंट्री देखते हो ना, कैसी एंट्री होती है, एकदम दहाड़ के करवाते हैं, ठीक। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू दिस पोस्ट। पर बेशक ये इतने इंपॉर्टेंट हो, मंत्रियों के हेड हैं, पर इनका चुनाव हम नहीं करते। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। किसको चुनते हैं प्रधानमंत्री? जो पार्टी जीतकर आती है उसका जो मेन लीडर होता है वो बनता है प्रधानमंत्री। हारी हुई पार्टी का नेता अपोजिशन लीडर बनता है, प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री वो बनता है जिसके पास सरकार बनाने की मेजॉरिटी होती है, जो मुखिया जीतकर आता है। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन ऑफ हिज चॉइस। दैट मींस मैं प्रेसिडेंट हूं, प्रेसिडेंट बोला ये पार्टी जीत गई, क्या मतलब है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं किसको बनाऊंगा? नहीं, वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसके सामने जीता हुआ बंदा है, उसे करना पड़ेगा। बट चलिए यहां पे और एक पेचीदा सवाल पूछते हैं, कोई पार्टी जीती नहीं तो दोनों के इक्वल वोट है, अब प्रेसिडेंट अपनी बुद्धि चलाएगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, तब बनाएगा। और उस बंदे को, आप जैसा कि आप जानते हो कि वोट उसको भी ज्यादा नहीं है, तो जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएंगे उस बंदे को 6 महीने के अंदर अपनी मेजॉरिटी, यानी कि उसको बताना होगा कि मेरे साथ सबसे ज्यादा सांसद हैं, तो वो फिर प्रधानमंत्री रहेगा, वरना आउट, फिर आउट। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। सरकार मिलकर बनी हो, अकेली बनी हो, उसका नेता को बनाएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर। दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होगी वो बनता है प्रधानमंत्री। सो द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है? नो। प्राइम मिनिस्टर जब तक अपनी पोस्ट पर रहेगा, जब तक भैया लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी है। जिस दिन वो मेजॉरिटी गिरी, प्राइम मिनिस्टर आउट। सो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। 5 साल के लिए नॉर्मली चुनाव होते जरूर हैं, बट 5 साल से पहले सरकारें गिरती हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ओके। अच्छा लग रहा है भाई साहब? बताइए अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? कितना मजा आ रहा है बताओ? मजा आना जरूरी है क्लास में। अरे जब जोश ही नहीं रहेगा तो होश कहां रहेगा, बताओ? अरे लल्ला, ये पढ़ने के लिए जोश चाहिए। बहुत पेचीदा टॉपिक हो जाते हैं जब टॉपिक आप ऐसे दरकार करते हैं। और अगर कोई सा YouTube पे चलाकर छोड़ के लाइव ऐसा देखकर और चला गया अपने काम करने, पाप लगेगा, बता रहा हूं, पाप लगेगा उसको। वहां पे बैठना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने बैठो। तुमको विद्या पढ़ाई कसम, विद्या पढ़ाई कसम छोड़ो, वो तो तुम तोड़ दोगे। तुमको तुम्हारे लीवर की कसम है, फेफड़ों की कसम है, फेल हो जाएंगे अगर ये क्लास ऐसे चलती हुई छोड़कर कहीं गए तो। ये बहुत चालू बच्चे होते, क्लास छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद इधर उधर घूमते हैं। हम सोच रहे हैं हमको देख रहे हैं। अरे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए भाई, हमको व्यूज कमाने नहीं आए, हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं। व्यूज का क्या है? 1 साल 2 साल में पहुंच ही जाएंगे। वो मिशन नहीं है। मिशन इज आप यहां बैठो, हमें सुनो, हमारी पढ़ो और अपने एग्जाम्स में मार्क्स लेके आओ। ये मेरा मिशन है। मैं यहां स्क्रीन पे चमकने नहीं आया हूं। चमकने लायक ना तो शक्ल बची है ना शरीर बच रहा है भी, है ना? आपकी खातिर अभी रात के समय हो रहा है, रात का समय हो रहा है, विदेश से थोड़ी पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, हो रहा है। सो आप लोगों को पढ़कर यहां पर बैठकर हमारे साथ इस चीज को समझना चाहिए। कैमरा इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं भी लाइव चला के छोड़कर चले गए। हमको पागल मत समझो, चतुर चालाक हम भी हैं भाई साहब। सो दैट मीन्स ही कंटिन्यूज इन पावर। कब तक रहेगा? एज लॉन्ग एज ही एंजॉयड द मेजोरिटी वेयर इन द लोकसभा, सो और द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में उसकी पार्टी मेजोरिटी में है, जब तक वो कॉन्फिडेंस मोशन सहन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ही रहेंगे। सो आफ्टर पीएम यानी प्रधानमंत्री के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहले हमने वोट दिया, सांसद बन गए सब, ठीक है। प्रधानमंत्री ने उन सांसदों के मुखियाओं को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री के बाद ही अन्य मंत्री बनते हैं। जो अदर मिनिस्टर्स आप देखते हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद बनते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री बताएगा किसको देना है मिनिस्ट्री, किसको नहीं देना है, कौन हमसे ज्यादा सेटिंग किया है, कौन से हमको फायदा है, किससे हमको फायदा नहीं है, इसको फायदा नहीं है, इसको दे दो पशु चराई मंत्री, चराता रहे जिंदगी भर। जिससे फायदा है, अरे इसको वित्त मंत्री बना दो। सो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट जो करते हैं अदर मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट
यानी कि प्रेसिडेंट ही करते हैं मंत्रियों का, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम आ गए ना भाई साहब, मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आप अब मंत्री चुनवाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री खुल के अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुनना मतलब चयन कर सकते हैं, जो कि कौन होने चाहिए, सारे के सारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि सर एक बात है, फिर तो सारे लोग एमपी होंगे तो ही बनेंगे। क्या यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि पर्सन एमपी ना हो फिर भी मंत्री बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, इफ एनी पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अ मिनिस्टर। क्या एक इंसान जो एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, क्या वो मंत्री बन सकता है क्या? यस, बट देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है। क्या कंडीशन है? दैट पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू एनी हाउस, किसी भी एक घर में बाबू, लोकसभा या राज्यसभा में चुनकर आ जाना विद इन 6 months। इज्जत बचानी है अपनी। मैंने तुम्हारे ऊपर दाव खेल तो लिया है लल्ला, पर इस लल्ले का इज्जत जब बनेगा जब तुम्हारे पास पल्ले में वोट होंगे, तुम्हारे हाथ में लोगों की मेजोरिटी वोट होंगे, तुम्हें चुनकर आना होगा। एंड टाइम फ्रेम भी है 6 months, ये नहीं 1 साल का टाइम दे दो, ब्याज थोड़ी चुका रहे हो, मंत्री बनकर बैठे हो तो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तकरीबन यूजुअली 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी होती हैं। एक वो जो अमित शाह जैसे हाई लेवल आपने देखे, एक वो जैसे रेणुका चौधरी, आपकी उमा भारती हैं, और बाकी राज्य मंत्री होते हैं। ये इंडिपेंडेंट, इनको डिपार्टमेंट दिए होते हैं, वो भी होते हैं। इनका तो सीधा सा काम इनको मदद करना है, ये भी करते हैं, बट ये तब तक करते हैं जब इनसे एडवाइस ली जाए या फिर अपना देखा जाए। सो कैबिनेट मिनिस्टर टॉप लीडर्स होते हैं। मेन जो प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं वो लोग होते हैं, ये 25 होते हैं। ये लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, स्मॉल स्मॉल मिनिस्ट्री होती हैं, और ये कैबिनेट मीटिंग में तब ही जाते हैं जब ये लोग बुलाते हैं, वरना जाते नहीं है। इंडिपेंडेंट अपना काम करो भाई, और इनका काम तो सिर्फ असिस्ट करना है मिनिस्टर का, यानी कि ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, एकदम माल मलाई। ये थोड़ा सा फिल्टर दूध, और ये तो भाई साहब मतलब समझ लो, ये फुल क्रीम दूध है, ये आपका टोन्ड दूध है, और ये तो स्किम्ड मिल्क है। इसका तो समझ लो कुछ नहीं, पीना, पानी पीना और दूध पीना एक बराबर है। तो मतलब ये तो भाई साहब मतलब सबसे नीचे कैटेगरी पे है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। दूध के नाम पर देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो, बिल्ली हो, हैं बिलौटे बन रहे हो। सो पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की क्या ताकत होती है बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो समझ जाओगे। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, जितने भी मंत्रियों की मीटिंग होती है उसे प्रधानमंत्री करते हैं। किस मंत्री को क्या काम देना है ये बताते हैं। पूरे मिनिस्टर क्या काम कर रहे हैं उनकी सुपरविजन करना ये प्रधानमंत्री का काम है। उनको क्या काम देना है ये भी इनका काम है। किसी मंत्री को हटाना है ये भी प्रधानमंत्री का काम है। सबसे पावरफुल पर्सन कैबिनेट में कौन है? मैं हूं, मैं नहीं तो कौन है? कौन इधर, समझ रहे हो? ये प्रधानमंत्री कहते हैं, ये गाना नहीं है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये उनके ऊपर बात है। ये तो उधर गाना चला गया वैसे स्टाइल में। सो पावर्स के बाद आते हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट हैज नॉट सो मच पावर। अगर एक इंडिविजुअल सरकार का किसी से सांठगांठ नहीं करी है तब सरकार अपने बलबूते पे आती है ना, फिर वो अपनी धौंस दिखाएगा, मैं हूं पावर में, किसी का डर नहीं है। बट जब सरकार कोलिशन की हो, जब सरकार कैसी हो, कोलिशन की सरकार हो, यानी कि मान लो जैसे बीजेपी के साथ अभी बहुत सारी पार्टी मिक्स है, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट है, सांठगांठ की सरकार है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है ना हमेशा खुश करने में लगा रहेगा किसको? दूसरी पार्टी के लोगों को। उनकी पार्टी के लोग भी अपनी मीटिंग में होंगे, उनकी पार्टी के लोग मिनिस्टर पद पे भी होंगे। डील ऐसी होती है कि मुझे देख लेना, मुझे तो कैबिनेट में आना है तो हम समर्थन देंगे। तो प्रधानमंत्री हमेशा बंध कर काम करते हैं, फ्री काम नहीं करते। सो एज ही कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, जैसे वो चाहे वैसे नहीं होगा। क्यों? तुम्हें उनके लिए काम करना है और वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली तुम इनडायरेक्टली डायरेक्टली बंध गए। सो हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स, फैक्शंस, जितने फिर अलग अलग लोगों से समझौता सांठगांठ बन के सरकार बनी। अब करिए सबको खुश। जिस दिन खुश करना बंद उस दिन सरकार गिर गई। कि बांधे पग घुंघरू मीरा नाचेगी, कि भाई साहब घुंघरू बांध रखे हैं हाथ पैर में, अब जब जब वो नचाएंगे आपको नाचना पड़ेगा, वरना आपकी सरकार गई। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट। वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट कौन है बच्चों? अगर प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा शॉर्ट्स देखना। क्या आप जानते हो मैंने वहां पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत सी मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। आप वहां जाकर देख सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट, आप शॉर्ट्स को देखना जरूर। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, आपको पता ही है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर।
सो ही एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर। नॉमिनल मतलब चयन वयन की प्रक्रिया होती है स्टेट में। जैसे स्टेट में ये अपना चुनाव नुमाइंदा भेजते हैं जिन्हें कहते हैं हम गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सो प्रेसिडेंट का काम क्या है? सुपरवाइज करना जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा चल रहा है, क्या काम है हमारे देश में, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। राज्य में, देश में जो शांति बनी रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की भी होती है। वो देखते रहे, क्योंकि जहां भी ऐसा लगे कि इस इलाके में शांति नहीं होने वाली, राष्ट्रपति शासन लगा दो। वहां के गवर्नर, स्टेट के गवर्नर से पूछो, हाँ भैया नहीं सही चल रहा है, छीन लो सरकार से आदेश और लगा देते राष्ट्रपति शासन। इसमें चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भी कह सकता है गवर्नर से कि भाई साहब नहीं चल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कराइए। सेकंड ऑप्शन ये, राष्ट्रपति खुद से भी लगा सकते हैं जब उनको लगे कि देश में दिक्कत हो रही है। देखा एकदम पावर, ईसा पावर मस्त एकदम। सो प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड, इट इज डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। हम ये कहें हमारा राष्ट्रपति, भाई साहब हमने डायरेक्ट नहीं चुन रहे, हम सांसदों को चुन रहे हैं, सांसद उनके लिए वोट करते हैं बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को चुनने की, उसके थ्रू करा जाता है। सो द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए चुनते हैं प्रेसिडेंट को, जिन्हें हमने चुना है, जिनको हमने चुना है। हिंदी खराब हो गई भाई साहब। जिनको हमने चुना, हमने सांसदों को चुना, हमने विधायकों को चुना, वो लोग चुनाव करेंगे इनका। सो ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ पास हो, कानून हो, कोई भी काम हो देश में, वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। सो ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे, सब कुछ बड़े बड़े काम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जैसे कि और क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट है, किसके एम्बेसडर वगैरह होते हैं ना, जैसे आप दिल्ली में आओगे कभी सीपी की तरफ, इंडिया गेट की तरफ, तो वहां बहुत सारी एम्बेसी बनी, यूक्रेन, चाइना, इजिप्ट, ईरान, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड। तो ये सब का अपॉइंटमेंट भी ये करते हैं। और क्या क्या करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट टॉप मोस्ट पर्सन करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी चेयरमैन प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन प्रेसिडेंट करते हैं। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट करते हैं। कितने सारे पोस्ट बताऊं तुम्हें, थक जाओगे, दब जाओगे छोटे बच्चों। एम्बेसडर प्रेसिडेंट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, जो भी विदेशों के साथ नीति समझौते होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जल थल वायु तीनों के चीफ का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। हाय दिल में दर्द हो गया, कितना सब करते हैं ये। So the president exercises all these powers only on the advice of council of ministers. अब यहां खेल है मिला जुला काम का। याद कीजिए, प्रधानमंत्री को चुना था प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री की सजेशन यानी एडवाइस पे चुना था अदर मिनिस्टर्स को। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई प्रेसिडेंट भी अकेले हैं, कितने सारे डिसीजन होते हैं, तो मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको सलाह देते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ उनको सलाह देते हैं, मानना ना मानना प्रेसिडेंट के हाथ में है। सो एंड द प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एडवाइस। अब मान लो एडवाइस कोई दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कि भाई साहब ऐसा कर लीजिए, प्रेसिडेंट ने बोला एक बार सोच लो। अगर उन्होंने दोबारा सोच कर और फिर दिया, सो क्या होगा, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। एक बार सलाह दी, सजेशन बताओ, अच्छा लगा बुरा लगा, बुरा लगा, चेंज कर दिया, अब अच्छा लगा, एक चुपचाप मान इसको, कुछ पता होगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अ बिल बिकम्स अ लॉ। एक सफेद पेपर लोकसभा ले जाती है आपके सामने, लीजिए लॉ बन गया। मैं नहीं मानूंगा। राज्यसभा ये लॉ बन गया, मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। तो किसकी मानोगे रे बाबू, मानेंगे किसकी, राष्ट्रपति से साइन करा के लाओ। सो अ बिल बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट। थंबा दो भैया, तब हम समझेंगे। सो इफ प्रेसिडेंट वांट्स टू डिले फॉर सम टाइम, अगर मान लो, अब यहां पे ये बड़ा सा प्रोसेस आपकी किताब में गंदा सा एकदम बेकार सा दे रखा है, क्या समझाऊं आपको। सामने आपके सामने लोकसभा राज्यसभा है, हम चैनल से चलते हैं, ठीक है। चैनल से मतलब अभी मान के चलो आपको लोकसभा में बिल मतलब पास हो गया, लोकसभा देन राज्यसभा देन प्रेसिडेंट। लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में गया, सबने हाँ हाँ करिए, नेगेटिविटी कहीं नहीं लानी, अभी सिंपल सोचेंगे।
लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास गया, साइन कर दो। प्रेसिडेंट ने बोला लेट मी थिंक वंस अगेन, मैं सोचता हूं। सो अगर प्रेसिडेंट ने डिले कर दिया और बोला कि भाई साहब इसमें कुछ चेंजेस कर दो, वो बिल वापस लोकसभा पे जाएगा, फिर से वैसे ही पास होके आएगा और इस बार प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर भी यही है, सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट। बिल पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा सोच लो। एंड ही कैन डू सो, बट इफ द बिल पासिस अगेन देन ही शी हैज टू साइन इट। एक बार भेजेगा वापस, दोबारा नहीं भेजना, बता रहा हूं मैं। क्यों भाई साहब, फिर काम में देरी होगी ना, फिर सारे डिसीजन रुक जाएंगे। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को सरकार की सहमति के साथ हाँ तो करना ही पड़ता है। ना करेगा, हर चीज को थोड़ी ना कर दोगे। कोई चीज जायज है उसको तो पास करो, जो ना जायज है उसको रोक लेना। ऐसा थोड़ी हर काम में तुम ऐसे करोगे, फिर तो हो गए डेवलपमेंट डिसीजन। मतलब कि अगर मान लो, जैसे वैसे होता नहीं है ऐसा जनरली, मैं आपको बताऊं, हम कभी ये नहीं कहते कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, बीजेपी का प्रेसिडेंट है, हम ये कहते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट है। कुछ समय पहले जब मोदी सरकार शुरुआत में आई तो आपने देखा था प्रणब मुखर्जी जो है वो प्रेसिडेंट थे और बेटर सरकार मानी गई उस समय कि भाई साहब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है बहुत बढ़िया। और प्रणब मुखर्जी किसी जमाने में मिनिस्टर थे कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार में, तो इसका मतलब कांग्रेस व्यक्ति और बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो मना करते, पर ऐसा नहीं हुआ। आप पार्टी के नहीं हो सकते प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, आप इंडिया के प्रेसिडेंट हो, आप सबके प्रेसिडेंट हो, आप कांग्रेस वांग्रेस कुछ नहीं है फिर यहां। सो द प्रेसिडेंट कैन डू हिज हर ओन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अपनी मर्जी से वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कब भाई साहब, एक होता है जब जीते हुए लोग आ रहे हैं और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो प्रेसिडेंट चक्कर में, तो प्रेसिडेंट चुन लेगा। बट प्रेसिडेंट को लगे जब कोई अपॉइंटमेंट कोई है ही नहीं मेजोरिटी में, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। सो ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी एज पीएम, जिसके पास मेजोरिटी है पीएम बन जाओ। बट सपोज नो पार्टी और कोalition गेट्स अ मेजोरिटी, किसी पे नहीं है, सो इन दैट केस लोकसभा में नहीं है मान लो, सो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। इफ समवन इज हैविंग नो मेजोरिटी इन द लोकसभा देन इट इज अप टू प्रेसिडेंट कि वो किसे चुनते हैं। सो इन दिस केस ही शी अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हिज हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी। फिर प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसको उन्हें लगता है कि हाँ ये मेजोरिटी जुटा पाएगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बना पाएगा। ऐसे भी किसी को मत चुन लो कि कल ही जाके गिर जाए फिर देश में अनिश्चितता बनी रहेगी, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये सब स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड पीएम टू प्रूव हिज और हर मेजोरिटी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, वही 6 महीना, वही 6 मंथ्स, कि भाई साहब अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, कृपया हमारी इज्जत रखिए और जाके 6 महीने में मेजोरिटी प्रूव कीजिए, वरना आप आउट हो जाएंगे, टाटा बाय बाय। सो नेक्स्ट इज जुडिशरी, ये हमारा थर्ड है, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर आप देखोगे तो भाई साहब हम एलईजे पढ़ रहे हैं। एलईजे मतलब लेजिस्लेटिव आपने पढ़ा, जिन्होंने कानून डिस्कशन किया बनाया, एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा, जिन्होंने अप्लाई करवाया। जुडिशरी क्या है, अब उस पर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण क्या करेगी, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ पे और बहुत पावरफुल है, इस पर हमें गर्व है। क्यों, क्योंकि वो किसी के प्रभाव में इंपैक्ट में काम नहीं करती है। सो इट इज द एसेंशियल फीचर फॉर डेमोक्रेसी, जहां पर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। सो ऑल कोर्ट्स इज इक्वल टू जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी का पार्ट है। इंडियन जुडिशरी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, हाई कोर्ट जो 25 है अलग अलग राज्यों में है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अदर लोकल कोर्ट जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कंट्री, पूरे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। आपको लेजिस्लेटिव से मतलब प्रॉब्लम है, आपको मंत्री से प्रॉब्लम है, आपको हाई कोर्ट से प्रॉब्लम है, जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड इट्स डिसीजन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया उसे हर कोर्ट को मानना पड़ेगा। इट कैन सॉल्व डिस्प्यूट, किस किस के बीच में मुकदमे को ये सॉल्व कर सकता है, लोगों के मुकदमे हो, लोगों के और सरकार के मुकदमे हो, 2 राज्यों के मुकदमे हो, राज्यों या केंद्र सरकार के मुकदमे हो, यानी कि किसी का भी मैटर हो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर देगा। सो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। किसी को अपील करनी है, कहीं खुशी नहीं मिल रही है, जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, कर दीजिए अपील सबसे ऊपर। किस मामले में, सिविल क्रिमिनल कोई भी मामला हो, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। आपको किसी हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्टि नहीं है, खुश नहीं हो, यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली अपील कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। सो द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों कह रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है,
बिकॉज ये इनके अंडर काम नहीं करती, सरकार के अंडर काम नहीं करती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को मैं अगर आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट को लाना तो बहुत सिंपल है, हटाना उतना ही मुश्किल है। सेम वैसे ही प्रेसिडेंट ने जिन जिन को अपॉइंट किया है ना, उन सबको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको हटाना भी इट इज लाइक टू इम्पॉसिबल, बहुत इंपॉसिबल सा हो जाता है। हट जाते हैं नो डाउट इंपीचमेंट प्रोसेस चला के, बट इंडियन हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ये ध्यान रखना, होने नहीं देंगे हम लोग, अपने देश की इज्जत गिरती है। सो जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट फिलहाल तो अपॉइंट करवा लेते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप क्या अपॉइंट कर रहे हो? जजेस। सिमिलरली कंपेयर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, प्राइम मिनिस्टर। पहले वो सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट किया, फिर प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया था। प्राइम मिनिस्टर की कैटेगरी में फिर मंत्री किए थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहां पहले सुप्रीम कोर्ट का जज कर लिए, उसके बाद उनकी सिफारिश पर, सलाह पर प्रधानमंत्री को मिला के अदर जजेस, सेम वही है। सो द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज चीफ जस्टिस। जो सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मान लो आपके 31 पूरे आ गए, उनमें जो सबसे उम्र दराज है, एक्सपीरियंस है, उनको बना देंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब आपने एक टर्म मेरे मुंह से सुन लिया अभी, इंपीचमेंट, महाभियोग। सर ये क्या है? देखो, प्रेसिडेंट को हम महाभियोग पे से हटा सकते हैं। महाभियोग यानी इंपीचमेंट कैसा होता है? मान लो लोकसभा और राज्यसभा है, दो ही हाउस है, प्रेसिडेंट के ऊपर तो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से एक के ऊपर प्रॉब्लम है, 2 बचे। अब उन 2 में होगी गुत्थम गुत्थी। अब कैसे होगा? पहली बात, संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि इंपीचमेंट इज जस्ट लाइक, ये समझ लो प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं। सो ना तो ये लिखा है कि आप लोकसभा में उसे स्टार्ट करोगे और कहीं स्टार्ट नहीं हो सकता, या ये लिखा है कि राज्यसभा में स्टार्ट करोगे, ये भी नहीं लिखा है। ये है कि आप कहीं भी स्टार्ट कर लो इंपीचमेंट प्रोसेस। हम मान लेते हैं लोकसभा में स्टार्ट हो गया, राज्यसभा में जाएगा, तो लोकसभा में जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर जब स्टार्ट करेंगे तो जो मेंबर्स है ना, वो 1/4 मेंबर जो प्रेजेंट हैं वहां पर, उस समय इंपीचमेंट प्रोसेस को चलाने के लिए 1/4 पीपल लिख कर देंगे कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अब इंपीचमेंट प्रोसेस कब चलता है? अब देखो, प्रोसेस का नाम इंपीचमेंट है, बट हटाएंगे कब? व्हेन ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो पागल हो गया, झंडा फाड़ दिया, नहीं सुन रहे, देश दूसरे देश के साथ कर लिया, हमारे संविधान की इज्जत नहीं कर रहे, दैट मींस ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी मान नहीं रहे बात। तो क्या करेंगे? लोकसभा में लोगों ने, एमपीज ने लिखकर, 1/4 एमपीज ने लिखकर दे दिया हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। प्रोसेस स्टार्ट। 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बता देना कि भाई साहब 14 दिन बाद आपकी हवा टाइट होने वाली है, आपने एडवांस में बता दिया। फिर क्या होगा? घर के, लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं 552, उनके 2/3 मेंबर्स जो है लिखकर आगे फॉरवर्ड करेंगे कि हम एक प्रोसेस चला रहे हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस, और ये पास होगा नेक्स्ट हाउस में, यानी कि राज्यसभा में। राज्यसभा इस केस पे जो भी आपने आरोप लगाए हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, कहीं गुस्से में तो नहीं हटा रहे। और इस दौरान राष्ट्रपति को सुनवाई करने की अपने पूरा अधिकार है, चाहे तो वो खुद अपनी पैरवी कर ले, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश के जो काफी अच्छे प्रसिद्ध बड़ी पोस्ट है, काफी लॉफुल पोस्ट होती है, उनको भी कह सकते हैं कि मेरी आप केस लड़ लो। मान लो प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है कि कानून का क्या है, कैसे डिफेंड करना, वो कर सकते हैं। सो उन्हें मौका दिया जाता है अपनी पैरवी करने का। एंड इफ सेकंड हाउस, जो दूसरा हाउस है, अगर उसको लगता है कि हाँ वो सारे मामले सही हैं और प्रूव हो रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति को वहां भी, उस घर में भी 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा कि हाँ हम हटाना चाहते हैं। यानी कि दोनों घर में 2/3 मेंबरशिप तो चाहिए ही चाहिए। एंड 2/3 मेजोरिटी इज नाउन एज स्पेशल मेजोरिटी। जब ये स्पेशल मेजोरिटी पास कर देती है कोई काम को, तो वो होके रहता है, तो प्रेसिडेंट आउट। सिमिलरली ऐसे होगा। आ जाओ, थोड़ी सी ये बाहर की जानकारी थी जो एसएससी वगैरह में, यूपीएससी वगैरह में करते हैं। So the removal of judge of Supreme Court, High Court is nearly impossible from that position. उनको उनके पोजीशन से हटाना मुश्किल है। प्रोसेस समझ गए, वही सारा प्रोसेस है। As difficult as removing the President of India. So President of India को हम कैसे हटाते बच्चों? उस प्रोसेस को कहते हैं impeachment। और ये impeachment कब चलता है? Violation of Constitution पे। ये थोड़ा सा एक अलग जानकारी है, छोटे बच्चे हो आप लोग को शायद इतना नहीं होना चाहिए, बट ये कहीं लिखा नहीं है कि आप लोगों को जानकारी होने का ये रखा जाए उससे। So a judge can be removed by an impeachment motion passed separately by 2/3 majority। ध्यान रखना बच्चों, 2/3 मेंबर्स की जो मेजोरिटी होती है उसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ऑफ 2 हाउसेस। दोनों हाउस, जैसे
प्रेसिडेंट को हटाएंगे वैसे इनको हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। किसी इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आ जाओ समझा देंगे। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड ऑफ एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन और द स्टेट लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, यूनियन लेवल में प्रॉब्लम है, स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम है, तो वो समझा देंगे। तो इसे कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक उसको रिव्यू करना। कोई चीज आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अपील डालो, आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउड टू एक्ट इज एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हु एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? कौन हमारे मूल अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बचाव करता है? सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, या फिर हमारी खुद की जुडिशरी हाई कोर्ट भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है। मान लो आपको बोलने नहीं दिया जाता, घूमने नहीं दिया जाता, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो आप कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, डायरेक्टली वो आपको फिर बचाएंगे। और एक आजकल हम ऐसे ही देखते हैं, एक प्रक्रिया आप सुनते हो, PIL डाल दी किसी ने। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब आपके इंटरेस्ट की चीज को, यानी आपको, आपके बेनिफिट्स को, आपके फ्रीडम को अगर रोका जाए, तो आप PIL डाल सकते हो, याचिका डाल सकते हो कोर्ट में, उसी को कहते हैं हम PIL। सो इन केस इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट देन एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स। मेरे मौलिक अधिकार, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे घूमने नहीं दिया जाता, मैं कहीं पर खड़ा नहीं हो सकता हूं, असेंबली नहीं कर सकता हूं, मैं किसी इलाके में रह नहीं सकता हूं अपने स्टेट के अलावा, तो मैं डायरेक्टली कोर्ट जा सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो नेक्स्ट इज थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं, नो डाउट थकावट हो रही है, शायद तेजी भी बोल गया हूं, इसलिए सांस भी फूल रही है, बट कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मेन मुद्दा है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर जहां भी आपको स्पीड ज्यादा लगे, भाई साहब थोड़ी सी स्पीड इनटू में कम कर लेना। वैसे तेज नहीं बोला है, मुझे यहां पर ऐसे लगता है, बट देखो ऐसा ही है कि यहां पे खड़े खड़े नहीं पता चलता है कितना तेज बोल रहे हैं कितना नहीं। बहुत धीरे पढ़ाता है तो और धीरे जाता। एक रीजन मेरा तेज बोलने का यह भी हो जाता है, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, तो उसको शॉर्ट में, कंटेंट नहीं घटाऊंगा, मेरी नॉलेज से और आपके कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं मिलेगा, चाहे मैं फिर स्पीड क्यों ना तेज कर दूं। मैं ये बात अपने बड़े बच्चों को पढ़ाते हुए भी कहते आया था कि मेरे केस में आप कंटेंट की कमी कभी नहीं पाओगे, एक्स्ट्रा मिल जाएगा पर कम नहीं मिलेगा। मैं तेज बोलना पसंद करूंगा पर मैं कंटेंट नहीं छोड़ूंगा बच्चों के लिए। क्यों? ना जाने पेपर कहां से बन जाए, ना जाने कौन सी चीज कब काम आ जाए। तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो ऑब्लिगेशंस है, मेरी जो ड्यूटी है, वो यही कहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। जबान किसी की तेज स्लो हो सकती है, दैट डजंट मैटर, वो मायने नहीं रखती। कंटेंट मैटर्स अलॉट, वो करता है। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जो कुछ समझ में आया बच्चों, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। आज बहुत सारी नई बातें भी पता चली होंगी, उम्मीद यही है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और कितना आपको मजा आया इस कमेंट सेक्शन में भर दो यार, बता दो कितना % मजा आ रहा है। उस % को सुनने से ना ब्लड बढ़ता है यार। चलो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सर्दियों में अपने हेल्थ का खास ख्याल रखें मेरे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।